स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्टडी करना है रजिस्टर्स कम्बिनेशन। अगर किसी भी एक सर्किट में कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर को सिंबॉलिकली हम इस तरह ड्रा करते हैं। ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। हर रजिस्टर की कोई रेजिस्टेंस होगी जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी भी सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हो सकते हैं। वो रजिस्टर्स आपस में किस तरह अटैच है? दो तरह के इसके कम्बिनेशन हो सकते हैं। या जो रजिस्टर्स है वो उसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में होंगे, सीरीज़ कम्बिनेशन, या वो जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों का कंबाइन हो, मतलब कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हों और कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल लगे। क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी है। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूं सिंपल सी, तो इसकी इस तरह की डायग्राम होगी कि लेट से अगर एक ये रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर एंड सो ऑन, ये सारे रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच है। इसको आप कह लीजिए ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, ये R3 रजिस्टर है, और R1, R2, R3 इन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस है, ठीक। ये सीरीज़ में है। अगर फोर्थ लगाएंगे तो R4 आ जाएगा, R5 आ जाएगा, R6 आएगा एंड सो ऑन, Rn तक आप चलते जाइए। क्या पहचान है कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आए। इसकी पहचान ये है कि किसी एक एंड से आप करंट अगर प्रोवाइड करें, लेट से करंट इधर से गुजर रहा है, तो आप ये देखेंगे कि करंट के ट्रैवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ अवेलेबल होगा, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल नहीं होगा। करंट किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए, लेट से ए से शुरू हो रही है, बी तक जा रही है, ये बी पॉइंट है। अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान ये है कि करंट को ट्रैवल करने के लिए सिर्फ सिंगल पाथ अवेलेबल होता है, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल नहीं। ये सीरीज सर्किट की पहचान है। मैं नीचे लिख देता हूं कि फॉर सीरीज सर्किट इन सीरीज सर्किट कह लीजिए या कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जो मर्जी टर्म यूज कर लें, करंट हैज सिंगल पाथ टू फ्लो। करंट के पास एक ही पाथ होता है फ्लो करने के लिए, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है। इसी चीज़ को हम शॉर्टली कह देते हैं कि करंट रिमेन्स सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है? सेम रहता है एंड वोल्टेज डिवाइड्स। और वोल्टेज डिवाइड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या पहचान हुई कि आपके पास जो करंट है उसको ट्रैवल करने के लिए सिंगल पाथ अवेलेबल होगा, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है।
नहीं होंगे। मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो दिखने में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो सीरीज़ में है। लेट से मेरे पास ये एक सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रेजिस्टर है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये क्या है R4 और ये क्या है R5। अब ये दिखने में स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करते करते इधर आ गया, तो यहाँ पर इस पाथ पर जाने के अलावा इसके पास कोई और पाथ अवेलेबल है नहीं है, तो फिर इसने इसमें से गुजरना ही गुजरना है। फिर यहाँ पर आएगा तो इधर जाने के अलावा क्या कोई और पाथ अवेलेबल है नहीं है। इसी तरह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इधर। तो आप थ्रू आउट देखिए करंट को ट्रैवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ ही अवेलेबल है, एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है नहीं है। तो ये कौन सा कम्बिनेशन हो गया? सीरीज कम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हों, उन तमाम रेजिस्टर्स की अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लिहाजा मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा। जस्ट आप इसका फाइनल फार्मूला लिखेंगे। आर ई मीन्स आर इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलते जाइए, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो Rn तक चले जाइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जितने आपको रेजिस्टर्स दिए गए हैं और उनकी वैल्यू भी होगी, लेट्स से 3 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, तो मेरा भाई इन तमाम रेजिस्टर्स को सिंपली आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बात की समझ आई या नहीं आई? तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। किस केस में? जब सर्किट किस में दिया हो? सीरीज में दिया हो। एक दो बातें बड़ी अहम हैं जिन पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि इफ़ all the resistors are of same resistance। ये बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूँ। जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, अगर सब की रेजिस्टेंस सेम हो जाए, मतलब आपने सेम वैल्यूज़ लगाई हुई हैं, तो फिर 1 2 3 ये सारे इक्वल हो गए। इन सबको मैं क्या कह दूंगा? आर ही कह दूँगा। क्या कह दूंगा? तो फिर ये आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है, ये क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी? आर इक्विवेलेंट। जी मेरा भाई, R1 की जगह क्या आएगा? R प्लस R प्लस R, और चलते जाइए, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो n मल्टीप्लाई बाय R आ जाएगा, या R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू n इंटू R। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और ये R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर। चूंकि सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आप ले लेंगे, वो आपके पास कैपिटल R होगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे, और RE आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जी बात की समझ आई है? क्लियर है सबको? अच्छा, अब ज़रा एक दो बातों के ऊपर गौर करना है आपने
जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, कि आपको आर ई का फार्मूला मिला n मल्टीप्लाई बाय आर। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, आर ई है, n है और r है। कोई दो की वैल्यू दे के आपसे वो तीसरा पूछ सकता है। मसलन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर वो कहता है कि हमारे पास एक सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 100 ओम और उसमें 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में। किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो बताओ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या हो? तो मेरे पास फार्मूला क्या लगेगा? एस आर ई इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 100। एन की वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय आर। तो आपके पास आर किसके इक्वल आ जाएगा? 100 ओवर 5 इज इक्वल टू 20 ओम। तो हम कहेंगे इसमें जितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं हर एक की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम। इज दैट क्लियर? इसी तरह आपको वो आर और एन की वैल्यू देके आर ई पूछ सकता है, आर ई और एन की वैल्यू देकर आर पूछ सकता है। इसी तरह आपको आर ई और आर की वैल्यू देके एन पूछ सकता है। तो कोई दो वैल्यूज़ आपको देके तीसरी वैल्यू को पूछ सकता है। या आपके नंबर ऑफ MCQs इससे बन सकते हैं। एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर कीजिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये आपके पास सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब अपनी मर्जी से, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मैं 3 रेजिस्टर्स ले रहा हूँ, 3 से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि 3 से ही हमें बात समझ आ जाएगी। आप चाहो तो उसको एक्सपेंड कर सकते हो। आप बच्चों अपनी मर्जी से रेजिस्टर्स को कोई वैल्यू दे दो। लेट्स से मैं कहता हूँ एक की 2 ओम है, एक की 3 ओम है, एक की 4 ओम है। आप चाहो तो वैल्यूज़ को वेरी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको आप R1 कह दो, इसको R2 कह दो, इसको R3 कह दो, किसी एक को R1 कह दो, किसी को R2 कह दो। ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इस सर्किट में अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो आप सब एग्री करोगे ये इक्वल होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये फर्दर किसके इक्वल होगी? 2 प्लस 3 प्लस 4। तो कितना आ गया? 4 और 2 6, 6 और 3 9 ओम। अब ये 9 ओम मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है। कितनी आ गई है? अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो 9 ओम वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ये इस सर्किट में मौजूद जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, ये उससे क्या है? बड़ी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 3 रेजिस्टर्स लिए, हर एक को डिफरेंट वैल्यूज दी। कोई वैल्यू छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई सर्किट में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आप जो मर्जी वैल्यूज दे दीजिए, कोई ना कोई वैल्यू तो सबसे बड़ी होगी। हमेशा याद रखिएगा सीरीज सर्किट में, किस सर्किट में? सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ना, उसकी वैल्यू उस सर्किट में मौजूद सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो। समझा की बात की? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQs में यूज़ हो सकती है। आप कोई वैल्यू दे दें, लेट्स से आप कहते हैं एक रेजिस्टेंस है 7 ओम, एक है 10 ओम और एक है 12 ओम। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? बोलो क्या है? 12 है। 12 ओम है। आप आर इक्विवेलेंट निकालें, वो डेफिनेटली 12 से क्या होगी? बड़ी होगी। अंडरस्टूड है? ऐड हो रहा है 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 7 29। तो बेटा डेफिनेटली उससे बड़ी होगी। तो ये आपने याद रखना है, सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा सर्किट में मौजूद जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होगी? बड़ी। बेटा ये बात आपने बोलनी नहीं है, इसको आपने याद रखना है। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? आगे चलिए। याद रखिएगा कि इन सर्किट्स
ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन gives us maximum resistance in a circuit। सर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये MCQs आ जाता है कि अगर आपने कोई भी एक सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है, सुन ले मेरी बात, आपके पास रजिस्टर्स हैं कुछ अवेलेबल हैं जी, मैं आपको एक MCQs बना के देता हूँ। ये 2 ओम का है, ये 10 का है, ये 5 का है, 3 रजिस्टर्स अवेलेबल है, 4 कर ले, 5 कर ले, ऐसे विश। आपको एक MCQs आ जाता है कि मेरे पास 3 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, उन 3 रजिस्टर्स को हम सर्किट में किस तरह लगाएं कि जो हमें अवेलेबल रेजिस्टेंस हो वो मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है। कौन सी रेजिस्टेंस देता है? ये बेटा सेंटेंस याद रखना। तो वो नीचे ऑप्शन देगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं, कैसे लगाएं? तो किस तरह लगाने हैं आपने? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज गिव यू मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अच्छा, इससे रिलेटेड और भी बहुत से MCQs हैं, उनकी मैं सर्किट्स हैं, उनकी मैं किसी दिन अलहदा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब मैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके, अब आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने आपको रेजिस्टर्स अवेलेबल होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो आप देखेंगे वो डायरेक्ट बैटरी के साथ या सेल के साथ अटैच होंगे। सीरीज में ऐसे नहीं था। सीरीज में क्या था? देखिए, एक ये रेजिस्टर था, एक ये है, एक ये है। लेट से मैं कहता हूँ ये सेल है आपका, तो गौर कीजिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें, R1 जो रेजिस्टर है उसका एक टर्मिनल तो डायरेक्ट सेल के साथ अटैच है, लेकिन दूसरा टर्मिनल R2 के साथ अटैच है। R2 का कोई भी टर्मिनल डायरेक्ट सेल के साथ अटैच नहीं है। R3 का देखिए, ये वाला टर्मिनल तो डायरेक्ट अटैच नहीं है, लेकिन ये वाला टर्मिनल नेगेटिव के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर डायरेक्ट सेल के साथ अटैच नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जो है वो डायरेक्ट उस सेल के साथ अटैच होता है। आल दो क्या हम उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड बना के एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, लेकिन रियलिटी में वायर्स तो ऐसे ही आएंगे ना। ये इस सेल के साथ अटैच हो गई, फिर इधर से एक वायर आई, फिर वो सेल के साथ अटैच हो गई, फिर इधर से वायर आई और फिर वो एक सेल के साथ क्या हो गई? अटैच। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि हर रेजिस्टर जो है वो सेल या सोर्स ऑफ करंट, जिसको आप बैटरी भी कह सकते हैं, उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। पैरेलल सर्किट की पहचान क्या है? पैरेलल सर्किट की ये पहचान है कि अगर आपके पास किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें कन्वेंशनल करंट, यहाँ से करंट जा रहा है, तो आप देखोगे कि पैरेलल सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल होंगे। सीरीज में ऐसा नहीं, पैरेलल में ऐसा हो कि करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। ठीक है, मसलन मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हम कन्वेंशनल करंट को ले रहे हैं, करंट यहाँ से चलना शुरू किया, जब इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर उसके पास 2 रास्ते हैं।
कुछ करंट R1 में से गुजरेगा और कुछ ऊपर जाके किस में से गुजरेगा, R। जो R1 में से गुजरा उसको I1 कह दिया। जो ऊपर आया यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर से उसके पास दो पाथ अवेलेबल हैं। कुछ R2 में से गुजरेगा तो उसको मैंने क्या कह दिया, I2। कुछ ऊपर चला जाएगा I3, R3 में से गुजरे, ठीक है। कुछ ऐसे आएगा, फिर ये I3 नीचे आया, ये R2 नीचे, I2 नीचे आया और ये I1 नीचे आया। ये I3 है, ये आपके पास I2 है, ये I1 है। तो यहाँ पर आके फिर वो कंबाइन हो जाएंगे और टोटल करंट बन जाएगा। बात को समझ आई। इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जैसे ये पानी की मेन वाटर सप्लाई है, यहाँ पर वाटर आया, यहाँ पर 3 पाइप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आया तो कुछ वाटर इस पाइप में चला गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया। वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। फिर ये वाला वाटर ऐसे नीचे आएगा, ये वाला भी नीचे आएगा, ये वाला भी नीचे आएगा और फिर यहाँ पर कंबाइन होके इधर चला जाएगा। तो मेरा भाई पैरेलल सर्किट की क्या पहचान हुई, पैरेलल सर्किट की ये पहचान हुई कि करंट डिवाइड हो जाएगा। बेटे करंट क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। बस ये बात आपने याद रखनी है। एक बात याद रखेंगे, दूसरे मुश्किल नहीं करेंगे। सीरीज में करंट डिवाइड है, पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं इधर ये साइड पे लिख देता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पोटेंशियल रिमेन्स और पोटेंशियल क्या रहता है, प्लीज बताइए जरा क्या रहता है सर। पोटेंशियल क्यों सेम रहता है, इसलिए मेरा भाई ये सेम रहता है क्योंकि हर रजिस्टर बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच। बात समझ रहे हो। तो हर रजिस्टर को सेम पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी बैटरी क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्टली अटैच है। लिहाजा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा, कोर्स में नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी अलहदा छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्स में आ जाती है। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो रही, R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही रेजिस्टेंस है लेकिन इन्वर्स में आ जाएगी। 1/R1, 1/R2, 1/R3 और कहाँ तक चलेगा, 1/Rn तक चलेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। थोड़ा सा आगे चलिए। इफ ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, अगर तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो फिर आपके पास, मैं इसको रेस कर देता हूं, इसकी जी, तमाम की अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो R इक्विवेलेंट 1/RE किसके इक्वल आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और कहाँ तक चलेगा ये, R तक। क्यों, क्योंकि R1 इक्वल है किसके, R2, ये किसके इक्वल है, और ये कहाँ तक चलेगा, Rn तक, और वो भी आपस में। जी मेरा भाई समझ आइए आपको। तो 1/RE जी, 1 प्लस 1 2 3 4 कहाँ तक चलेगा, n तक। तो ये n/R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, इन्वर्स लें, तो ये R/n हो जाएगा। ये इन्वर्स होकर ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया R/n। इधर R इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला था, n मल्टीप्लाई बाय R। इधर क्या है, R डिवाइडेड बाय n। उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है। और यहाँ पर वंस अगेन कैपिटल N क्या है,
नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, जितने रेजिस्टर्स लगे होंगे उनकी तादाद, और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर, ये आपके पास आर इक्विवेलेंट कहलाएगा। वंस अगेन कुछ दो बातें बता दूं आपको, इसके हवाले से भी एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, फिर वही अर्ज़ करूंगा कि 3 वेरिएबल्स हैं, इन 3 में से कोई 2 वेरिएबल्स आपको देकर तीसरा वेरिएबल वो आपसे पूछ सकता है। सीरीज़ में लगे हो इस तरह के एमसीक्यूज में आपने ये वर्ड ध्यान से देखना है कि वो सीरीज़ में अटैच कर रहे हैं या पैरेलल अटैच कर रहे हैं। अगर मेरा भाई वो सीरीज़ में लगे हैं तो ये आपके पास फार्मूला यूज़ होगा, अगर पैरेलल लगे हैं तो ये फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला मिक्स नहीं कर देना, आपने इस चीज़ का ख्याल करना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करूं। फ़र्ज़ कीजिए कोई फ़र्जी वैल्यूज़ ले लीजिए, R1 की सपोज करें 2 ओहम है, R3 की 4 ओहम है, मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, R2 कर देता हूँ, 3 नहीं करता इसे। तो ये पैरेलल लगे हुए हैं, किस तरह लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। ये मैं एक ये R1 लगा देता हूँ, ये मैं R2 लगा देता हूँ। इनकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1/R किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R, तो 1/RE इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। इधर से RE आप कैलकुलेट करें, RE कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आएगा, मैं आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा इधर R इक्विवेलेंट का, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है, ये आपने कैलकुलेट करके मुझे बाद में बता देना। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होगी हमेशा सर्किट में मौजूद सबसे छोटी रेजिस्टेंस। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, उनकी हर एक की डिफरेंट वैल्यू है। किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की वैल्यू, तो कोई ऐसा रेजिस्टर तो होगा ना जिसकी वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सर्किट में मौजूद जो सबसे कम रेजिस्टर है उससे भी कम होती है। सीरीज में क्या थी, मैक्सिमम से ज़्यादा, पैरेलल में क्या है, मिनिमम से कम है। बेटा ये बातें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे छोटी रेजिस्टेंस क्या है, 2, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये श्योर है कि ये 2 से भी छोटी होगी, 2 से कम होगी। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। एक दो छोटे छोटे फार्मूले आपको और बता दूं, फिर आज की डिस्कशन हमारी ख़त्म। ये टॉपिक बड़ा वास्ट है, लेकिन मैं सिर्फ आपके कोर्स तक उसको कंटेन कर रहा हूँ, उससे आगे नहीं मैं जा रहा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 2 ही रेजिस्टर्स हैं, जैसे मैंने ये आपको दिया, ये 2 रेजिस्टर्स, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दिया। ये वाला मैं फार्मूला ले रहा हूँ जी, ये मैंने स्टार लगा दिया, ये फार्मूला ले रहा हूँ। तो इसका आप एलसीएम लें तो क्या आएगा, R1 R2, ऊपर क्या चला जाएगा, R2 प्लस R1। एग्री। इसका इन्वर्स लें तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस R2। ले मेरा भाई, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टर्स हों, 2 से ज़्यादा ना हों, और दोनों रेजिस्टर पैरेलल लगे हों एक दूसरे के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है कि उन दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को क्या करें, ऐड करके डिवाइड कर दें, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। बात की समझ आई है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।